बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में सर्दी भी बढ़ गई है, अपनी एहतियात कीजिए, केयर कीजिए सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए। आगे चल के प्रोग्राम में हम मौसम की सूरत हाल भी शामिल करेंगे, अपने सेगमेंट्स भी, न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता है, उसे चाहिए कि अपने मेहमानों का इकराम करे। इसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो क़यामत पर और अल्लाह पर ईमान लाता हो, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। इसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुस्न मुआशरत के लिए तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता हो, उसे चाहिए कि या तो बात करे, अच्छी करे, फल यकुल खैरा, या अच्छी बात करे या खामोश हो जाए। देखना, अपने ज़बान पे काबू रखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज की अच्छी बात हमने आपके साथ शेयर की है। और अब हमने कुछ बात करनी है अच्छे मौसम की। कल शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऑल दो कुछ लोग परेशान भी नज़र आए, क्योंकि मुसलसल होने वाली बारिश से शहर में ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। लाइट मुसलसल गायब रहती है, और कल तो ट्रिपिंग के बहुत सारे वाक़यात हुए, और लाइट घंटों जब गायब रही तो लोग परेशान हो गए। आगे चल के हम अपने शो में शामिल करेंगे चीज़ें। फ़िलहाल जान लेते हैं आज दिन भर मौसम कैसा होगा। बाहर मौजूद है मायदा, उनसे जान लेते हैं इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा। मायदा बताइएगा, कल तो सारा दिन बारिश होती रही है वक्फे वक्फे से। आज सुबह बारिश वाली सूरत हाल लग रही थी, जब मैं ऑफिस आ रही थी तब बारिश खैर नहीं थी। अभी क्या सूरत हाल है और प्रेडिक्शन क्या है सारा दिन की? जी है ना, मौसम की बात करें तो मौसम शहर का जो है आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह कल जो है मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई, और उस बारिश को एंजॉय करने के लिए लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाहर भी निकले और उस मौसम को जो है खूब एंजॉय किया। अभी जो है शहर में ताहाल अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम जो है अभी भी सर्द है। इसी के साथ साथ आज भी बारिश की प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि बादल आज भी जो है वो शहर में खूब बरसेंगे, और मौसम जो है क्योंकि पहले ही ठंडा है तो सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा। आज भी मौसम जो है वो खूबसूरत होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ के शहरी जो हमारे शहरी हैं वो मौसम को भी खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी जो है पार्क में लोग जॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इतनी ठंड होने के बावजूद। महकमा मौसमियात की जानिब से मुझे बताएगा, बारिश की तो प्रेडिक्शन की गई है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, सर्दी का एहसास क्या बाहर बहुत ज्यादा हो रहा है? सर्दी की शिद्दत, सर्दी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन शहरी फिर भी इस सर्दी को खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो मौसम को है वो इंजॉय किया जा रहा है, सर्दी को जो है वो इंजॉय किया जा रहा है। बारिश की प्रेडिक्शन जाहिर तो की गई है, लेकिन अभी जो है वो बारिश हुई नहीं है, लेकिन यही अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं कि आज भी जो है वो बादल खूब बरसेंगे और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। इसी तरह से लोग जो हैं उस बारिश को भी खूब इंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। मैंने अभी देखा कि काफ़ी लोग जो है वो बाहर सड़कों पर भी मौसम को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे। हम लोग भी जब यहाँ पर आए तो थोड़ा सा हमने भी इस मौसम को खूब इंजॉय किया। और इसी के साथ जो आज महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कम से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप हमें मौसम की सूरत हाल बता रही हैं, आप
पीछे देख सकते हैं नाज़रीन, लोग इस वक्त निकले हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी अच्छी खासी ज़्यादा है, आप एहतियात ज़रूर कीजिए, मौसम को ज़रूर एंजॉय कीजिए, लेकिन गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि मौसम की शिद्दत से आप लोग महफूज रह सकें। जहाँ पर महफूज रहने की बात हो रही है वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी आपको कोरोना से भी महफूज रहने की। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल हमारा स्पेशल शो इसी बारे में था, वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। कल डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ये चीज़ मेंशन कर दी है, विटामिन डी का क्या रोल है आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, वो भी कल डॉक्टर साहब ने कह दिया। तो ये चीज़ें इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं कि आपको पता रहे कि आपने किस तरह से अपने आप को अपने साथ जुड़े लोगों को महफूज रखना है। वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि जी वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड हो रहा है, बूस्टर लगवा ली फिर भी कोविड हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कल कहा था कि आप डिजीज़ की जो सीवियर कंडीशन है उससे महफूज रह सकते हैं, ज़्यादा शिद्दत के साथ अटैक नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एहतियात ज़रूरी आपने करनी है, बाहर कहीं पे भी जाएं समाजी फासला मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं जो कि कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं पर आमिर भाई ने देखा तो उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र है। कोई SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? मुझे तो नहीं, लगता नहीं, भूल गए लोग। कहीं नहीं भूल के लोग सब कोरोना को और उसकी SOPs को। शॉप्स के बाहर वो पुराने बेचारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, किसी बेकरी में जाए, किसी जनरल स्टोर पे जाए कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। मैं कल इवन एक मेडिकल स्टोर पे गया जो कि एक ब्रांडेड, आप ब्रांड समझे, अब ब्रांड से लोग पता नहीं वज़ीर आज़म तक ले जाते हैं बात, ब्रांड समझे, उसके अंदर बाहर लिखा हुआ था कि मास्क के बगैर आपको सर्व नहीं किया जाएगा। और अंदर जितने बच्चे बच्चियां थी जो मेडिसिन दे रहे थे, किसी एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। तो आप अंदाजा करें संजीदगी का ये आलम। किसी मॉल में पाबंदी नहीं। अब देखें, वो अगर इतनी बड़ा चेन है, चेन ऑफ मेडिसिन स्टोर है, तो उसको तो अपने पे तो पहले इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, उसके बाद आप ग्राहकों पे लेके जाएं, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे करें। अगर यहाँ पर मेडिकल के शोबे में, मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे लोगों के पास कोई SOPs के बारे में कोई इतला नहीं है। उसी तरह पेशेंट्स पड़े हैं, ना किसी के पास मास्क है, ना मास्क लगा रहा है, ना। अब बार बार फिर कहेंगे कि हम वो चीज़ मेंशन करते हैं, डॉक्टर साहिबा खुद भी कोविड का शिकार हो गई, तो जब वहाँ से एहतियात नहीं की जा रही, कहीं मास्क उन्होंने देखिए, एहतियात के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बहुत काम किया है कोविड के हवाले से। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करें। और वो हमारी बड़ी आइडियल डॉक्टर हुआ करती थी जिन दिनों ओपोजिशन में थी। मैंने कहा शायद कह रहे हैं आइडियल डॉक्टर हुआ करती थी जब वो ओपोजिशन में थी। जब से हुकूमत में आई हैं, डॉक्टर साहबा का अपना रवैया और अपना काम जो है वो हमें मजबूर करता है कि हम उन पर तनकीद करें। जब तनकीद करते हैं तो नाराज़ भी होती हैं, आपा हम कहते हैं उनको। तो आप अपने आप को सुधारें, आप अपने आप को बेहतर करें, मास्क पहने, लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं उनको मास्क पहनाएं। अब तो आप शिकार हुई, मैं 2 दफ़ा शिकार हुआ और मुझे खतरा है कि मैं तीसरी दफ़ा भी ना हो जाऊँ शिकार। बस अल्लाह ताला रहम नहीं, अल्लाह रहम करे, लेकिन मुझे खतरा होता। देखिए, अगर खतरा है तो मैं मास्क पहनूं। आज सुबह जब मैं घर से निकलने लगा था तो मेरी बेगम कह रही थी कि आप प्रेस क्लब जाना है, इलेक्शंस हैं तो मास्क पहने। तो मैं हंस रहा था क्योंकि प्रेस क्लब के अंदर का जो माहौल है, आप अकेले मास्क पहन के बैठ भी जाए तो आप अपने आप को अजनबी समझते हैं। ऐसे अच्छा, कोई एक बंदा भी जो मास्क गैदरिंग में आप पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, आप किसी ने चाय ऑफर की तो क्या आप मास्क के अंदर से चाय पी लेंगे? तो मैं इस बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने उसको कोई इसका जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ मुस्कुराया कि भाई मैंने वहाँ पा यासिन के साथ बैठ के खाना खाना है, तो कोई इमशा के साथ बैठ के चाय पीनी है, तो इन लोगों के साथ बैठ के मैंने गपशप लगानी है। उसमें अगर मैं मास्क पहने रखूंगा, मेरा एक दोस्त है नदीम नवाज शेख, वो मास्क पहने रखते हैं हर वक्त, और जब मैं उसको कहता चला खाना खाने चलिए तो फौरी मास्क ला के जेब में अब ये एक चीज़ पे आपका कमेंट चाहिए। कल से स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुलने का फैसला, सर्दी तो बढ़ रही है, तो स्कूल खुलने का फैसला कोविड की मौजूदा सूरत हाल में, सर्दी की सूरत हाल में कैसे देखते हैं आप? स्कूल नहीं खुलने चाहिए कल से। मैं अपनी इसलिए बात कर रहा हूँ, बारिश का सीजन शुरू हो गया है। आपको पता है, मैं अपनी बहन को कह रही थी कि अपने बेटे को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा, सर्दी बहुत है। और जब मैं स्कूल की बात करता हूँ तो मैं ये आमना के स्कूल की बात नहीं करता। वो तो कहती है इन्वर्टर लगे हैं, वहाँ से सर्दियों में गर्म हवा और गर्मियों में ठंडी हवा आती है, इन्वर्टर्स AC लगे हैं। आप मुझे बताएं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें तो छत नहीं है, दीवारें नहीं है, फर्नीचर नहीं, फर्श नहीं है, फर्नीचर नहीं है, वहाँ बच्चों का सर्दी से क्या हाल होगा। तो मेरा हरगिज़ ये प्राइवेट स्कूल से कोई इस तरह का मुतालबा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी 1 हफ्ता छुट्टियाँ डिले करें, जब तक ये सूरज पूरी आबोताब के साथ वापस नहीं आता है। ये नमी जो इस वक्त मौजूद है, जो कि सांसों के साथ अंदर जानी है और इससे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होनी है, जो सांस की बीमारियां हैं
वो लोगों में बढ़नी है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है 1 हफ्ता मजीद स्कूल जो है क्योंकि उसकी कोविड छुट्टियां का बढ़ा दी खतरा भी है उस पे। अगर आपको मौसम की शिद्दत की वजह से नज़ला जुकाम बुखार होता है तो आप परेशान होकर रह जाते हैं। खैर इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि कल से स्कूल अगर खुल जाते हैं तो इतनी सर्दी में बच्चे किस तरह से स्कूल जाएंगे, मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है, शहर में मूसलाधार बारिश, बिजली का निज़ाम मुतासिर, 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की ट्रेन, 10 महकमों के सेक्रेटरीज का तबादला। सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान शदीद, शहर के मुतादिद इलाकों में गैस गायब। और पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए तारीखी बजट। सो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अब हम आते हैं आज की पहली खबर की तरफ। शहर में कल बारिश हुई मुसलसल वक्फे से, जिसके बाद बिजली का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ, फीडर्स ट्रिप कर गए। ये बिजली का निज़ाम हमेशा ही बैठ जाता है, शदीद गर्मी हो, मौसम खुशगवार हो। कौन सा मौसम इस निज़ाम के लिए फेवरेबल है, मुझे ये बता दें आमिर भाई। कोई भी निज़ाम नहीं, क्योंकि ये अब सिस्टम अपनी मुद्दत म्याद पूरी कर चुका है। हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो बेचारे बहुत पुराने हो चुके हैं और ओल्ड फैशनड है। अब दुनिया में ये बड़े ढोलनुमा और मेरे जैसे मोटे तगड़े जो हैं ट्रांसफार्मर नहीं चलते हैं, बिल्कुल स्मार्ट ट्रांसफार्मर्स हैं। और आप उनको देख के आप सोच नहीं सकते कि ये क्या कोई किसी कैमरे की डिवाइस है या ये ट्रांसफार्मर है। दुनिया इस हद तक तरक्की करती है और अभी तक हम वो ऑयल वाला जो पुराने तर्ज का ट्रांसफार्मर है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो आप यूँ समझिए कि छोटा सा पत्थर बांध के धागे के साथ वो उसका कनेक्शन लगाते हैं। जब तक हम इस सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, मुझे याद है शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले का आगाज़ किया था और करतबा चौक ग्रिड स्टेशन पे मैंने विज़िट किया था, जहाँ नए ट्रांसफार्मर्स के लिए इंस्टॉलेशन हुई थी। वो तो बड़े लेवल के ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर थे, लेकिन अब दुनिया भर में जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं उनको ख़त्म करके खंभों पर छोटे और हल्के ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं। उनसे दो फ़ायदे जो उनको होते हैं, एक तो ये बिजली कम खाते हैं। आपको पता है ट्रांसफार्मर भी बिजली खाता है। अच्छा। इसके अंदर जो कॉइल्स चलते हैं और जो ऑयल के साथ जो बिजली को हरकत देते हैं वो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं। और वो जो लैंड लॉसेस हम बात बोलते हैं वो भी इनमें होती है। तो जो नए चिप ओरिएंटेड ट्रांसफार्मर्स हैं वो इस तरह के नहीं है, जिनको फीडर्स बोलते हैं। अगर मैं वायर्स की सूरत हाल की बात करूं, अब ब्यूटिफिकेशन के तहत उनको अंडरग्राउंड करने पर मरहलावार काम शुरू किया और ये पिछले दौरे हुकूमत में भी हमने देखा कि इसको करना शुरू किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा काम किया जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। ट्रिपिंग के वाकयात एक्चुअली होते क्यों हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए, ट्रिपिंग के वाकयात तो होंगे जब आप अपने तारों की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जब आप अपने पोल्स की मेंटेनेंस नहीं करेंगे। जिसका दिल करेगा वो अपने नाच जने का एक बैनर जो है वो आपकी तारों और पोल के साथ बांधेगा और उसको दूसरी तरफ ले जाएगा। दरख्त है तो वो तारों के साथ है। बारिश होती है जब आना, तो यही दरख्त जो है ये पॉजिटिव बन जाते हैं बिजली के लिए, क्योंकि उनके अंदर पानी दौड़ रहा होता है। तो असल में पानी जो है वो बिजली को सर्किट करता है और ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाते हैं। इसी तरह जो आप पोल्स के साथ आपने बैनर्स और अपने होर्डिंग्स लगाए हैं वो भी ख़तरनाक है। फिर आपके पास अब कोई एक ऐसा सिस्टम भी नहीं रहा। किसी ज़माने में ये बड़ा अच्छा सिस्टम था कि जो घर को हम लाइन देते थे उसको कच्चा जोड़ नहीं लगाते थे, उसके लिए बाकायदा कलम बने होते थे जो तार के साथ लगाए जाते थे और वो फॉर एवर थे। उनमें कभी कोई ख़राबी नहीं आती थी। लेकिन आहिस्ता 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 लेस्को ने वो कलम्स ख़रीदने ही, मैंने पिछले दिनों सिपरा से बात की, मैंने कहा यार मेरे घर वाला तो वो कलम लगा के कहता हाजी साहब बाहरों परचेज करने पैने ने लेस्को को नहीं होंगे। किसी ज़माने चाहते सर बात सुने। तो फिर ये जब सिस्टम ही सारा आपने ख़राब कर रखा है, आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि बिजली महंगी कैसे बेचनी है। आपकी इस बात पर तवज्जो ही नहीं है कि आपने अपने कंज्यूमर को सहूलत कैसे देनी है। सही। आपने मीटर्स उखाड़ कर खंभों पे लगा दिए जो कि और ख़तरनाक हुए। वहाँ से मीटर्स भी चोरी होते हैं, आपका अमला ही उतार के ले जाता है। शायद वहाँ पे अगर मीटर ख़राब हो जाए तो वो आप कंज्यूमर पर बिल डालते हैं।
दोहरी तेहरी चौहरी बदमाशी है लेस्को की, लेकिन अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक आवाज़ लेस्को के या मेप्को के या जितनी डिस्कोस हैं इनके अंदर से नहीं निकलेगी जब तक हम लोग इस पर ववेला नहीं करेंगे। और मैं तो कहता हूँ वकला हज़रात से कि खुदारा इसको अदालत में ले जाएं। ये हम इनके बायर हैं, इनकी बिजली खरीदते हैं और हम ही इनकी धौंस धांधली, इनकी ओवर बिलिंग, इनकी ओवर चार्जेस, इनके ओवर टैक्सेस जो हैं वो पे करते हैं। तो किस बात की चीज़ें हम इनको पे कर रहे हैं, इसके बदले में ही हमें दे क्या रहे हैं। आप स्टोरी को वाइंड अप करना है, मुझे बता दें, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर मौसम में तब्दीली होती है, हम आगे जाके खबर डिस्कस करेंगे, गैस नायाब हो जाती है, बारिशें हो सिस्टम बैठ जाता है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सिस्टम बैठ जाता है, क्या ये चीजें कभी नहीं सुधरेंगी? नहीं सुधरेंगी अगर आप निज़ाम को बेहतर करना चाहेंगे। मैंने यही तो बात रोया हूँ, विल ही नहीं ना किसी की। हमारे विल क्या, ये तो बस सिर्फ कमाने के जरिए है। अगर आप इनको कंज्यूमर की सहूलत के लिए करें तो कभी गैस बंद ना हो। अगर आपकी गैस की लीकेज खत्म हो जाए, चोरी खत्म हो जाए, जो कि अमले के साथ मिलकर होती है और प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए तो फिर अपनी जेबों में पैसे कैसे जाएंगे आमिर भाई, अगर ये चीजें सब रोक अगर आपने बात ही कंक्लूड कर दी। बिल्कुल, तो ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अपनी जेबें जब तक गर्म होना नहीं रुकेंगी ये चीजें नहीं रुकेंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नेक्स्ट खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर ये है जी, 10 महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील किए गए हैं। बल्दियात का चार्ज नईम डॉक्टर रऊफ को मिल गया, डॉक्टर नईम रऊफ को मिल गया है और बड़े तबादले किए गए हैं। ये एक सिलसिला है जो कि चल चुका है। आमिर भाई क्या कहेंगे? पता नहीं, आप मुझे ये बातें समझ नहीं आती ब्यूरो की। मैं ना बचपन में एक रोंदू किस्म का प्लेयर था और शतरंज हम खेला करते थे। और जब मैं देखता था कि मैं हारने लगा तो अगर सामने वाला जरा सा छोटी उम्र का है मुझसे तो मैं सारी की सारी शतरंज उलट दिया करता। मैं कहता थी गेम नवे शुरू होएगी। अब वो जो बादशाह था वो कहीं चला गया, वजीर कहाँ चला गया, प्यादा कहीं लग गया। मुझे लगता है कि मेरी गवर्नमेंट भी मेरी तरह एक रोंदू है और जब वो देखती है कि इस तरह का काम नहीं चल रहा तो वो सारी की सारी शतरंज उलट देती है। अब वो कहती है कि जी ये सेक्रेटरी बल्दियात होएगा ये वाला, अब ये सेक्रेटरी ये वाला होएगा, अब मैं इस जगह पे गोटी थी मेरी, मैं उस जगह पे रखूँगा। तो ये रोंदू किस्म का खेल जो है ये शायद बचपने में भी तो चल जाता हो, लेकिन जब आप दुनिया के एक ऐसे इलाके में हुक्मरान हो जो कि दुनिया के कई एक ममालिक से, पंजाब से मेरा ख्याल है कि बहुत कम ममालिक हैं, 10-12 ममालिक हैं जो बड़े हैं साइज़ में आबादी के लिहाज से, बाकी सब छोटे हैं मुल्क जी। उसके आप वज़ीर आला हो तो ये रोंदू गेम नहीं चलती है। आपको ब्यूरोक्रेसी से काम लेना होता है। ये उखाड़ पछाड़, ये कभी इसको लगा दिया, कभी इसको वजीर बना दिया, कभी इसको कर दिया, इससे सिस्टम चलता नहीं है। आपको सिस्टम चलाने के लिए कॉन्फिडेंस देना होता है। जो सेक्रेटरीज अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको उसी जगह पर काम करने देना चाहिए। और हमारी ब्यूरोक्रेसी की ये जो कुव्वत फैसला है वो कमज़ोर भी इसलिए है कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो उनको टिक कर काम करने नहीं देती है। तो वो कहते हैं अगर यार मैंने इस फाइल पर यहाँ पे साइन कर दिया तो कल को ये मेरे से बात ना हो जाए, मेरा क्या पता है, मैं अभी आज चला जाऊँ कल चला। तो इस तरह की जो कफ़ियत है वो ब्यूरोक्रेट्स को, और 24 सेक्रेटरीज आपने तब्दील कर दिए, तो ये वो शतरंज वाला मामला है। तो खुदारा इसको बेहतर करें। और अब भी आपने तब्दील कर ली है तो फिर आप 1-2 साल जो है सब्र से काम लें और इनको काम करने। कोई सॉलिड रीजन समझ आती है इन तबादलों की कि इस सिलसिले के पेश नजर ये तबादले? बड़ा जी सोच समझ के मैंने तो सारी खबर पढ़ी। मुझे सिर्फ नूरुल अमीन मैंगल की सॉलिड रीजन एक समझ आई कि वो स्क्वाश के प्लेयर हैं और उनका छोटा भाई बड़ा अच्छा स्क्वाश खेलता है, शायद इसलिए उनको स्पोर्ट्स पे सेक्रेटरी लगा दिया गया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अदब एहतराम का रिश्ता है, ये वजह नहीं होगी। लेकिन मुझे क्या, देखें आप, मैं एक आम कारी हूँ। आप कहते हैं ये आप लोगों के पास होगी गहरी खबरें, मेरे पास तो ये इस रोंदू खेल का ये एक मोहरा जो है आपने रोंदू खेल के बात ही खत्म कर दिया। खैर निक्का कल्चर जारी है यहाँ पर। 22 अजला में ग्रेड 20 की सीट पर ग्रेड 18 के अफसर डीसी लगा दिए गए। कैसे हो जाता है ये सब कुछ? क्या इस पे कोई जवाबदेही का अमल नहीं है आमिर भाई? पसंद नापसंद की बुनियाद पर यहाँ पे भी ये सब? यूरोप में एक टेक्नोलॉजी आई है बूढ़े लोगों को जवान करने की। अच्छा। और उसमें वो करते ये हैं कि इंजेक्ट करते हैं ब्लड को। अच्छा। बूढ़े लोगों में 16, 17, 18 साल के लोगों का ब्लड, ताकि उनमें भी जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो उनकी लाइफ सर्कुलेशन है वो जवानों की तरह हो जाए। और कुछ लोग जो है वो जवान बनने के लिए, किसी ज़माने में हमारे एक पॉलिटिकल लीडर है, उनके बारे में ये मशहूर था कि ये इनको कैंसर वैंसर नहीं है,
ये सिर्फ नौजवान बनने के लिए वो ब्लड चेंज करवाने जाते हैं अच्छा और उसके बाद शादी फरमाते हैं। अच्छा, वो तो अलग चली बात रही। ये मेरा ख्याल है कि उसी सिस्टम को यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट ने भी लागू किया। निक्का कल्चर का शोर कैसर खोकर उस दौर में भी मचाता था जो शहबाज शरीफ साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल। निक्का कल्चर का दौर अब भी जो है वो मचाया जा रहा है। असल में ये ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्माद है कि आप अपने सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उन पर आप इत्माद नहीं करते हैं। उनको आप कहते हैं कि ये जो निक्के शहबाज शरीफ के दौर में निक्के थे अब हमारे दौर में सीनियर है, अगर हमने इनको लगाया तो ये हमारे लिए मसला पैदा करेंगे, इसलिए हम इनको तो खुड्डे लाइन पे रखेंगे, हम अपने निक्के खुद बनाएंगे। अब ये वो कल्चर है जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को रोटन कर दिया है, पूरे के पूरे सिस्टम को ख़राब कर दिया है। वो जो ऑफिसर्स का मैंने पहले भी जो पहली खबर थी सेक्रेटरी वाली तब्दील होने वाली, उनके इत्माद को ठेस पहुंचाई है। 18 वाला 20 में लगेगा तो वो कैसे काम करेगा। मैं एक अपने ऑफिस में एक जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है, अगर मुझे उठाकर उससे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि मैं जिसका अहल नहीं हूँ, तो सिस्टम खराब होगा ना या सही होगा? आप मुझे बता दें। ऑब्वियसली बिगाड़ की तरफ चीजें जाती हैं। जब मैं अन्ना को कहूँ कि आप कैमरा ऑपरेट कर लें, मैं अपने कैमरामैन भाई को कहूँ कि आप अन्ना की जगह पर आ जाएं, तो मुझे बताएं प्रोग्राम अच्छा होएगा बुरा होएगा? तो बिल्कुल ये बैन ही जैसा शहबाज शरीफ साहब ने किया वैसा ही ये कर रहे हैं। और आने वाली गवर्नमेंट जब ये निक्के अफसर जो है बड़े अफसर बनेंगे, जब ये 19 और 20वें ग्रेड में होंगे, तो इनको भी निक्कों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बन गया है हुक्मरानों का। बिल्कुल कि ये जो नए लोग हैं इनको हम अपने तरीके से चला सकते हैं, और फिर आमिर भाई जो पुराने हैं ये पुरानों के वफादार हैं। ये ट्रेंड चल चुका है, इसको कोई भी नहीं अगर ये ट्रेंड चल चुका है तो आप समझे कि अगले 25-30 साल भी आपका सिस्टम तब्दील होने वाला नहीं है। अगले 20-25 साल तक भी हम इसी गुर्बत और बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस का जो है सामना करेंगे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की। और यकीन माने इस सिस्टम के खिलाफ जो बोलता है, जो आवाज उठाता है, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है, आपको निकाल दिया जाता है। आपको सिस्टम को उसी के तहत, अगर आपने वो अंग्रेज वाला सिस्टम रखा हुआ है ना, हमने तो वही रखा, हमने तो उस गुलामी से निजात हासिल ही नहीं की, तो हमने वहाँ सीनियरिटी रखी, चाहे वो जजेस थे, चाहे पुलिस का महकमा था, चाहे ब्यूरोक्रेसी थी। इसको आपने ब्रेक किया और उसमें निक्का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। ये कैसर खोकर का बड़ा ही जबरदस्त जुमला है निक्का कल्चर वाला। या वो इस पे 12 कॉलम भी लिख चुके हैं, वो कॉलम भी लिख चुके हैं। ये निक्का कल्चर इस सूबे को तबाह कर रहा है। जो आप कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो सीनियर लोगों को आप काम करने नहीं दे रहे। आप समझते हैं ये उस दौर के निक्के हैं, शहबाज शरीफ दौर के निक्के, जो आप बड़े अफसर बन गए तो ये उसके वफादार है। आने वाला ये समझेगा कि ये बुजदार दौर के निक्के हैं, इनको ये हमारे वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि 18वें ग्रेड वाले बंदे को 20वें में लगाया था तो उस पर एहसान किया था, उसको 20वें की सारी इमारात मिली थी, उसी ग्रेड की गाड़ी मिली होगी, उसी ग्रेड की उसको तनख्वाहें मिली होंगी, उसी ग्रेड की उसकी बाकी चीज़ें होंगी, तो वो तो वाकई में वफादार रहेगा। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को उसी तरह से चलने देते कि सीनियर लोग जो हैं वो अपना काम करें, जूनियर उसके पीछे आए, सीखने का अमल जारी रहे। अब सीखने का अमल खत्म हो गया, आमिर भाई बातों तक ही रहेगा। खैर हम चले, हमने तो बातें करनी है, फिर मैं तो तब्दील नहीं कर सकता, मैं रोंदू बच्चा हूँ जी। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आज आपने खोकर साहब की तरह एक नई टर्म ज्वाइन करा, जो इंट्रोड्यूस करा दिया। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जिन इलाकों में मैंने कल भी जिक्र किया था कि गैस आ भी रही थी, वहाँ पर भी गैस प्रेशर इंतहाई कम होकर रह गया है। आमिर भाई मुझे बता दें, ये छोटे छोटे मसाइल हैं, हमने तो लोगों के मसाइल बताने ही बताने, लेकिन इनको हर रोज़ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, फ़ायदा तो होता है। मैं एक साइंसी रिसर्च पढ़ रहा था कि हम लोग जितनी बातें करते हैं ना, ये ऊपर आसमान के ऊपर एक जगह है जहाँ पर ये जमा होती है। अच्छा। और इनकी गूंज गुजर, ये जो बात हम बंद कमरे में भी करते हैं वो आसमान तक पहुंचती है। अच्छा। इस बात को आप भूल जाएं कि ये नहीं जाती है कहीं भी, ये वापस भी लौटती है। और ये बात से बात आप कभी इसका ना इसको करके देखिएगा। ये कोई ऐसा बड़ा रूहानी मसला नहीं है। आप एक बंद कमरे में अपनी लाइट ऑफ करके अकेले बैठकर अपने जहन में एक फ़िल्म चलाएं और उसमें कुछ ख्यालात को लाएं, और आप देखेंगे कि अगले आने वाले चंद दिनों में वो ख्यालात हकीकत के रूप में आपके सामने खड़े होंगे। होते हैं ऐसे अक्सर, आप 19-20 के फर्क से कर रहे होते ये सब लोग, जो लोग इस वक्त बैठे मुझे सुन रहे हैं,
वो इसको करके देख वो हैरान भी हो रहे हैं कि आमिर भाई बातें क्या कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छा बात आपने कहाँ से शुरू की थी, कि जो बातें हम करते हैं उनका क्या फ़ायदा भी होता है, ज़रूर होता है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के अब तक जहाँ बाकी है। फैज़ क्या गए, बोलना से लोगों को पता चलेगा। हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं, आप समझते हैं कि जूं तक नहीं रही थी, जूं क्या शतरंज उल्टा देते हैं, जूं क्या इनके कान के ऊपर से हाथी गुजर के जाएगा। सिर्फ आप बोलना सीख ले, कोई गवर्नमेंट भी हो, किसी पार्टी की भी हो, आप बोलना सीखो। आप कहो कि मुझे नहीं मिल रहा, अपने हक के लिए आवाज उठानी। अच्छा, आप जब बोलेंगे तो आपका साथ कौन दे रहा होगा, आपको पता है इस बात का? जब आप बोलते हैं तो आपका साथ अल्लाह दे रहा होता है, जब हक पे बोल रहे होते हैं आप लोग। जब आप मांग रहे होते हैं, मांगना क्या है, हम किससे फरियाद करते हैं? मैं बुज़दार को राज़िक नहीं समझता हूं, मैं किसी को भी राज़िक नहीं समझता इस दुनिया के अंदर। रज़ाक सिर्फ एक ज़ात है, उस तक बात पहुंचानी है और वो बोलने से पहुंचाएंगे आप। ईमान की आखिरी हालत से बाहर निकले, दिल में बुरा जानने वाली से जुबान पर लेकर आए, ज़रा एक स्टेप ऊपर आए। आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएं, अल्लाह आपकी तरफ 70 कदम बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो बढ़ाएं, बोलने से फ़र्क पड़ेगा ना। बोले कि ये हुक्मरान जो हैं ये गैस उन लोगों को बेचते हैं जो लोग इनको रिश्वत देते हैं। ये फर्नेसेस में जलाई जा रही है जो मेरे घर की चूल्हे पर हंडिया के नीचे जलनी चाहिए थी। ये गैस जो है उन जाली बिजली के कारखानों को दी जा रही है जहाँ पर हम अपना पैसा भी देते हैं, अपना खून भी देते हैं और अपनी गैस भी देते हैं। ये खाद के कारखानों को फ्री दी जा रही है। ये क्यों नहीं हम बोलते हैं? ये बोलें आप लोग, हम लोग बोलें, मैं बोलूँ, आप बोलूँ, ये सब भाई जितने मुझे देख रहे हैं सब बोलते करें गली मोहल्लों में। ये गली मोहल्ले का एहतजाज, ये हंडिया उठाकर मेरे घर में गैस दो, ये मैंने भी बहुत देखे हैं। और भाई बोलो, बोलने से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप एक मुजाहरा कर देते हो। आप जिस जगह पे रहते हो, जिस जगह पे बैठते हो, आप दुकानदार हो, आप सेल्समैन हो, आप टांगाबान हो, आप रिक्शा चलाते हो, जहां बैठते उठते एक ही बात अल्लाह से करो कि या अल्लाह, ये जो हुक्मरान मेरा गैस चोर है, ये जो हुक्मरान मेरा बिजली चोर है, आटा चोर है, इससे मुझे ये आवाज करके बोलो, अपने अंदर से बोले, अंदर से। ऊपर से बातें करना, ये टीवी पर एंकर की तरह बैठकर बातें करना। और आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, बेशक सुनने वाली खुदा की जाती है, अब किसी से उम्मीद लगानी बनती भी नहीं है। लगानी भी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं लगाता। स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया गया ना आवाम को, किसी से कोई उम्मीद बनती भी नहीं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस उसके बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं निकाहनामा। सभी लोग आप जानते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ चीज़ें लिखी गई होती हैं और वो अक्सर चीज़ें जो हैं वो सही तरह से उन लोगों को पढ़ाई भी नहीं जाती जो कि एक रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं। अब इसकी मजहबी हैसियत क्या है, कानून इसको क्या कहता है, इसके मुताबिक क्या कहता है, और फिर कितना ज़रूरी है डिटेल में निकाहनामा पढ़ना, और फिर जो उससे जुड़ी गलत चीज़ें हमारे माइंड में बैठी हैं, जो हमने सोसाइटी के साथ चीज़ें जोड़ रखी हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, अब उसका आपने सोचना है या अपने राइट पे जाना है। ये सब चीज़ें जो हैं आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, प्रोफेसर नूरीद फातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर हैं। उनके साथ एडवोकेट हाई कोर्ट असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चल है आपके? अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नूरीद फातिमा साहिबा से। निकाहनामा असल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं पढ़ना, और पढ़ने दिया भी नहीं जाता। ये कहा जाता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों? और उसमें ख़ास तौर पर जो शिक नंबर 18 है उससे मुतालिक तो लड़कियों को ख़ास तौर पे दूर रखा जाता है। बहुत शुक्रिया आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। वंस अगेन आपने सोसाइटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो रेज़ किया है। इंटरेस्ट में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि कायनात में सबसे जो पहला रिश्ता बना वो मियाँ बीवी का था, आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम का था। और उसके बाद ज़मीन पर भी ज़िंदगी की जब जब अफजाइश की बात हुई, जब जब लाइफ को एक्सटेंड करने की बात होती है, तो सबसे पहला जो अमल है वो अमल तज़वीज होता है, जो सुन्नत मुहम्मदिया अला साहिब सलात के अंदर निकाह से शुरू होता है।
अब इसमें जो बात आपने की कि उसमें निकाह नामे की हैसियत क्या है, निकाह नामे की हैसियत अगर कोई इसको हम एक पीस ऑफ पेपर कहें तो मेरा ख्याल है कि वो एक गलत बात होगी, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। और कुरान क्या कहता है, फन किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई, तुम निकाह करो उन औरतों के साथ जो तुम्हें पसंद है। अब सूरह निसा के अंदर, सूरह नूर के अंदर उसके तमाम मुंदरजात पे तफसील से बात हुई है, और सूरह बकरा के अंदर ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी से अपने स्पाउस को सिलेक्ट करने के लिए बाकायदा हुक्म दिया गया मर्दों को कि तुम उनको अपनी पसंद के शौहरों से निकाह करने से मत रोको, दोनों को इजाज़त दे दी। अब उसके लिए शरीयत मुहम्मदिया क्या बाउंड्रीज़ और शराइत और अरकान क्या तय करती है। 2 रुकन है निकाह के सिर्फ, पहला इजाब यानी दावत दी जाए कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, और लड़की कबूल कर ले, वो कहे कि ठीक है मैं अपने आप को शरीयत मुहम्मदिया के तहत आपके निकाह में देती हूँ, इसको कबूल कहते हैं। ये 2 इसके अरकान हैं, निकाह हो गया। मगर उसके लिए जो 3 शराइत ज़रूरी हैं वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि वो आकिल हो, यानी जो पागल होगा, मजनून होगा, उसका निकाह वैलिड नहीं होगा। अच्छा। हत्ता कि उसके ऊपर अगर गवाहान भी पागल और मजनून होंगे तो उनकी गवाही भी कंसीडर नहीं की जाएगी। दूसरी शर्त क्या है कि वो बालिग हों, और लड़की का बुलूग उसके साथ, लड़के का बुलूग उसके साथ, और वो वजूबे निकाह के लिए नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तनफीज़े निकाह के लिए है। क्योंकि अगर अमल तजवीज ही मुमकिन नहीं है, जो कि हदीस पाक में आता है कि तुम में से जो कोई अहलियत रखता है उसको चाहिए कि निकाह करे। अब अहलियत के अंदर क्या आता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी आती है, उसकी मॉरल कैपेसिटी आती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी। हर एक कैपेसिटी के अंदर अगर वो एक औरत को फुलफिलमेंट दे सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है, उसको रोटी, नान, नफका, तालीम, सेहत, रोज़गार, ये जो उसके बेसिक राइट्स हैं, एक छत तले उसको मुहैया कर सकता है, तो उसको इजाज़त है कि वो निकाह करे। और अगर वो अमल तजवीज के काबिल नहीं तो उसके ऊपर निकाह करना हराम है। ये तो हदीस पाक सुनाई जाती है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया गोया उसने मुझसे एराज़ किया। मगर ये क्यों नहीं बताया जाता हमारे यहाँ, जो आप बात कर रही थी कि निकाहनामा पढ़ने ही नहीं दिया जाता, उसकी शराइत पे बात ही नहीं की जाती। चीजें तो लोगों को पता ही नहीं होती, इवन जिनकी शादी होने जा रही होती है निकाहनामे के शिक्के उनको ही नहीं पता होती। कानूनी हैसियत क्या है निकाहनामे की, ये कहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू था जो इसके ऊपर बात नहीं की जाती। एक टैबू बना दिया गया कि लड़की जो है वो अपने निकाहनामे को पढ़ेगी नहीं, और आपस में फैमिलीज़ जो है वो आपस में मिलकर जो है वो लड़की का हक दबा देती हैं। MFLO में अगर आप उसको मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत देखें तो उसका फर्दर जो है वो 8 और 10 जो उसका फर्दर जो है कायदा, उसको आप फॉलो करें तो फिर ये निकाहनामे की जो है वो पूरी डिटेल आपको समझ आ जाएगी फॉर्म की। आपको मैं इससे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आया है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई 2 लोग जो हैं जो माइनर ना हों, जो मेंटली तौर पर स्टेबल हों, दे आर एबल टू do something, they are able to be in contract, they are able to fulfill some kind of requirements which are very important to some extent when we are talking about contract. तो उस लिहाज से हम देखें तो वो हर एक शिक जो है वो उसकी पूरी कर सकें। ठीक, बेशक वो फाइनेंशियली हो, बेशक वो उनकी फिजिकली हो, बेशक वो किसी भी लिहाज से हो। इसके अंदर निकाह अगर आप फॉर्म देखते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो बहुत ही अहम चीज़ नज़र आएगी कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल बेसिकली अगर आप सेक्शन इनों का पढ़ें, सेक्शन 12, तो 12 के ऊपर वो बताते हैं कि डेट कौन सी है, और 13 जो है उसके ऊपर वो बताते हैं महर की रकम। अब महर की रकम के साथ ही जो 14 सेक्शन है उसके अंदर मुअज्जल और गैर मुअज्जल की बात की गई है। मुअज्जल वो है जो एट द स्पॉट प्रॉम्प्टली जो है वो अदा किया गया, लेकिन गैर मुअज्जल जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो बाद में अदा, यानी फर्दर टेन्योर जब शादी। अच्छा, इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? एक तो मेहर का, दूसरा जहेज भी लोग कहते हैं, खर्चा लिखवाना है वो भी निकाहनामे में मेंशन कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें क्या खुद से ही बना ली गई हैं कि वाकई ये चीज़ें शामिल हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खुद से बनाई गई हैं, इनकी शरीयत ने इजाज़त दी है। कुछ चीज़ें शराइत लड़की अपनी मर्ज़ी से लिखवा सकती है।
अपनी उसकी अगर यानी कोई निकाहनामे के शिकों के अलावा भी लड़की को ये हक है कि वो ऐड करा सकती है अपनी देखिए, मर्जी इसके से अंदर जिस मैंने 18 इसकी जो है शिक की बात की है, वो तो तनफीज़े निकाह के बाद अगर कोई शौहर अपनी मर्जी से अपनी बीवी को निकाह को फस्ख करने की या हक तफवीज़ देता है, यानी तलाक का हक मर्द का है, अगर वो अपनी बीवी को दे रहा है तो इसको हम हक तफवीज़ कहेंगे। उसका अपना हक था, उसने अपना हक में उसको शेयर दे दिया कि तुम भी चाहो तो मुझे किसी भी वक्त में खुला की शक्ल में तलाक दे सकती हो। अब जिस खर्चे की आप बात कर रही हैं उससे पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगी कि 3 शराइत मैंने जो जिनकी बात मैं कर रही थी, पहली आकिल, दूसरा बालिग और तीसरा इसके अंदर 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। अब जो 2 गवाह हैं वो मुसलमान होंगे, वो आज़ाद होंगे, वो आकिल होंगे, वो बालिग होंगे और वो मौजूद होंगे। इसके बगैर वो जो सोशल एग्रीमेंट की बात हो रही है वो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी 2 लोगों को, 2 ख़ानदानों को आपस में इस तरह से जोड़ रही है कि उसकी कुछ शराइत हैं। उन शराइत के अंदर अब जो मेहर है वो तनफीज़े निकाह के लिए जो है वो शर्त नहीं है, लेकिन उसके को निकाह की शिकों के अंदर इंदराज किया जाता है और वो औरत का हक है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुरान पाक में आता है कि अगर तुम अपनी औरतों को छोड़ दो तो और तुमने उनको पहाड़ों के बराबर भी हक मेहर दिया हो तो उनसे वापस ना लो। इसका मतलब ये है, वो फिर मशहूर वाक़या सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काबीना के अंदर जिस खातून ने खड़े होकर कहा था, जब उन्होंने मेहर की रकम मुकर्रर करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उमर, जिसको कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन और महदूद नहीं किया, आप उसको कैसे मुतय्यन कर सकते हैं? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अपनी मर्जी से इंसान जितना चाहे दे सकता है। लेकिन मेहर की मद में मैं ये बात ज़रूर करूँगी अना कि ये जो 32 रुपये, 8 आने और ये इस तरह की चीज़ों को शरीयत से मंसूब किया जाता है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जो जहेज़ की आपने बात की है, जहेज़ हम अपने पहले प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं कि ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत हमारे सामने है। मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़रा की और उसको हाफ करके तो उसके पैसे से, उस सारी रकम से जो घर की ज़रूरत का सामान खरीदा गया था वो जहेज़ कहलाया। तो इसका मतलब है कि जहेज़ लड़का देगा, लड़की का वालिद जो है वो नहीं देगा। अब यहाँ क्या होता है, जहेज़ के लिए बिठा के लड़कियों को बूढ़ा कर दिया जाता है। जिस शर्त की मैं बात कर रही हूँ फिर वो भी हम देखें कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब निकाह हुआ तो शर्त क्या रखी गई थी कि सैयदा ज़ैनब को अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने से कभी रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि लड़की निकाह के वक्त में या लड़की के वरसा और उसके जो वली हैं वो कोई भी शर्त जो कि अखलाकी तौर पर और जो उसकी मुआशरत और समाजियात से टकराती ना हो वो रखी जा सकती है। अब उसके अंदर लड़की अपना जेब खर्च भी रखवा सकती है, फिर वो अपनी जिसको हम पॉकेट मनी कहते हैं, और ये देखा गया है कि लड़कियां अमूमन यहाँ आकर अपनी कुछ रिजर्वेशन शो करती हैं, लिखवाती हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा ये कहा करती हूँ कि हक मेहर में अगर आप लाख, 2 लाख, 5 लाख भी लिखवा लें, सोना भी लिखवा लें, क्या अगली पूरी जिंदगी उसके ऊपर आपकी गुजर जाएगी? मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर मुझे नबी होने का दावा करने का खौफ ना होता तो मैं उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब करार देता जो अपना हक मेहर मुआफ कर देती है। अब एक तरफ देखिए मुआफ करने का इतना अजर है और दूसरी तरफ हक मेहर इतना लंबा लंबा लिखवाया जाता है कि लड़के के अंदर वो जो गैर मुअज्जल उजलत से है, जो फौरी अदा कर दिया जाए वो मुअज्जल और जिसको पेंडिंग कर दिया जाए वो गैर मुअज्जल, तो वो जिंदगी भर बेचारा अदा नहीं कर सकता, मगर हक तो उसका होता है कि वो उसको अदा करे। तो लड़की का जो हक मेहर है वो उसकी अपनी लड़के की इस्तात और उसका जो एक सोसाइटी के अंदर जो वकार है, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेकिन दोनों के अंदर अफरात तफरीत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम दीन तवाजुन है, वो इस मौके पर भी आसानियां और तवाजुन पैदा बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो निकाहनामे में खर्चा लिखा जाता है या फिर अब वो जब शराइत पूरी नहीं होती तो लोग अदालतों का ही हैं, तो फिर कानून इसके मुताबिक क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथी। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट हाई कोर्ट असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जो शिक्के ऐड कर दी जाती है जिसमें आपका अगर हक मेहर या खर्चा वगैरह उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, लोग अदालतों का रुख करते हैं, क्या अहमियत होती है उनकी, क्या हैसियत है? देखिए, अगर जैसा कि कुछ गैर मुअज्जल उन्होंने ऐड कर दिया
ये घर जो है वो दे दिया गया। सेक्शन 16 में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, आया पूरे महर या उसके किसी हिस्से के एवज़ में कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई तो उस जायदाद की सराहत और उसकी कीमत जो अफ्रीकैन के माबैन तय पाई। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जायदाद मेंशन हो जाती है। अगर वो नहीं दी जाती, लड़की अगर डिमांड करती है कि मुझे चाहिए, अभी चाहिए, और लड़का जो है वो नहीं देता, तो कोर्ट जो है वो बीच में इंटरफेयर करके वो दिलवा सकती है। वहाँ पर किसी भी सूरत में, इन केस फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इंटरफेयर करती हैं। फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो बाकायदा डोर जो है वो बाकायदा दिलवाती हैं। फैमिली कोर्ट्स में ये क्लेम किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की वजह से जो लोग हैं वो डरते हैं कि शायद पता नहीं कोई टैबू क्रिएट हो गया हुआ है कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते, हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, हमारे लिए फैमिली के डिस्प्यूट्स ना राइज हो जाएं, या हमारी शादी जो है वो ख़राब ना हो जाए। इसकी वजह से लोग जो हैं वो उन लोगों के अंदर एक सराहत है कि वो ना जाएं। लेकिन अगर कोर्ट में जाकर क्लेम करें तो आप फैमिली कोर्ट्स में देखेंगे वहाँ पर तो ढेर लगे पड़े हैं। वो ज़्यादातर लड़कियाँ जो अवेयरनेस रखती हैं वो अपनी काउंसिल से रुजू करके कोर्ट्स में जाती हैं, और कोर्ट्स में जाने के बाद वो बाकायदा अपना हक तो लेती हैं, वो दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम करती हैं। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नुरीत फातिमा साहब, आप ये जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी शिकें हैं जिनका आप यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगी कि ये ज़रूर पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पर लड़की को निकाह से पहले ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए? इसमें मैं वैसे तो सारा निकाह नामा मैंने खुद अपनी बहू को भेजा था अपने बेटे के निकाह से पहले, और मुझे मेरे घर वालों ने पूछा कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं औरत के साथ हूँ। क्योंकि औरत का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। देखें, वो अपने आप को एक मर्द की मिल्कियत में दे रही है, एक घर छोड़ के आ रही है, एक पूरी ज़िंदगी छोड़ के आ रही है। अब यहाँ उसके जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जैसे सर ने जिक्र किया शिक नंबर 16 कि महर में क्या दिया जा रहा है, उसकी मिकदार कितनी है, अगर कोई जायदाद दी है तो उसको वैल्यू किया जाए। लोग कहते हैं शरई से आगे नहीं जाना। नहीं, शरई तो मैंने बताया कि शरई की कोई हद नहीं है। तो जब उसकी हद नहीं है तो फिर आप किस शरीयत की बात करते हैं? हम तो शरीयत मुहम्मदिया अला साहिब सलात की बात कर रहे हैं कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज की। और आप उसकी तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को देख लीजिए, कहीं पर भी 32 रुपए आपको हक महर नहीं मिलेगा। ये हमारे मन घड़त से बना ली गई, खुद से बनाई गई चीजें। अच्छा। अब उसके अंदर अगर घर कोई दिया है तो उस वक्त उसको वैल्यू करके उसकी कीमत ऐड की जाएगी कि ये इतने करोड़ या इतने लाख का है, और वो यहाँ पर शिक नंबर 16 में लिखी जाएगी। एक और अहम शिक जिसकी तरफ आना मैं जरूर इशारा करना चाहूंगी वो है इसकी सेक्शन 21 नंबर। उसको देखिए कि आया शौहर के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है या नहीं, और अगर है तो उसकी क्या वर्थ है, यानी कब से है, और उसके बच्चे हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं। ये मालूमात हमारे यहाँ उन शौहरों में जो पहले से शादीशुदा हैं मफकूद होती है, और निकाह नामे की इन शराइत को यूं करके एक लंबी लाइन खींच के जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता, ना पूछा जाता, ना बताया जाता, धोखे में रख के शादी की जाती है। देखें, मर्द को बेशक 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस डॉक्यूमेंट की बहुत हैसियत है। और जैसे बात कर रहे हैं सर कि जिस लड़की ने निकाह नामा पढ़ा ही नहीं, जिसके और फिर बाद में मैं ऐसे केसेस को जानती हूँ, लड़कियां अमेरिका में बैठी हैं, उनके पास निकाह नामा नहीं है, पाकिस्तान नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर केसेस कर दिए गए हैं। जिस लड़की के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी शादी की हैसियत मैं ये समझती हूँ शरई तौर पर तो है, मगर कानूनी तौर पर कानून उसकी क्या मदद कर सकता है? एक लड़के ने आपको इजाब किया, आपने कबूल कर लिया, 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो गया, इसीलिए शरीयत मोहम्मदिया के अंदर कोर्ट मैरिज को कंडेम किया जाता है। वली की हैसियत को जो है वो मुकद्दम जाना जाता है। गो कि वो शादी हो जाती है मगर उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। और मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर औरत को जितने तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उसमें ये जो वली का मौजूद होना, गवाहों का मौजूद होना, इन शराइत का लिखा जाना, पहली बीवी का, पहली शादी का, हक महर का, जायदाद का, हक तफवीज़ का। फिर इसके अंदर एक और सेक्शन है कि ख़ास शराइत अगर कोई हो, 17
खास शर्त कोई भी लड़के की तरफ से भी रखी जा सकती है, लड़की की तरफ से भी हो सकती है, लड़की की तरफ से भी। अगर लड़के ने ये शर्त रख दी है कि लड़की जिंदगी भर अपने माँ बाप को नहीं मिलेगी और लड़की ने पढ़ा ही नहीं है, तो बाद में वो क्या करेगी? इसलिए मैंने शुरू में ये बात कर दी थी कि इसकी हैसियत एक जस्ट पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये पूरा एक एग्रीमेंट है जो आपकी बाद की आने वाली पूरी जिंदगी की जो खुशगवारी और नाखुशगवारी है उसके ऊपर इसलिए डिपेंड करता है। ऐसा ही है, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी पढ़नी बहुत ज्यादा, दोनों की पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ कहना चाह रहे हैं जो 17 खास शराइत की अगर बात की जाए तो ख़ास शराइत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जा सकती जो कि इंसान की आज़ादी से मुतल्लिक हो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ चले जाएगा। अगर हम आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का देखें, इक्वलिटी उसके अंदर मेंशन है। इक्वलिटी मतलब जो लड़के के हकूक़ हैं या जो लड़की के हकूक़ हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी शर्त जो कि रिलेटेड हो, किसी की सब पाबंदी लगा रही हो, उसके हकूक़ सल्फ कर रही हो, उसको कोशिश कर रही हो कि वो किसी दायरे में रहे, जो उसके हकूक़ जिसमें उसके दब रहे हों, तो वो यहाँ पर ऐड नहीं की जा सकती। अगर क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बायलॉज को भी देखना है, जितने फर्दर जो हमारे पाकिस्तान के कवानीन हैं उनको भी साथ लेकर इसके अंदर एसोसिएट करना है। फिर जाकर हमारी जो कौम है उसे थोड़ा आइडिया होगा कि हम किस तरह से इसको पढ़ने के बाद किस तरह से अपने हकूक़ को जो है वो उनका दिफा कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो निकाह रजिस्ट्रार है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो एक एक शिक जो है वो पढ़ाए और पढ़ने के बाद उसके फिल करे। अगर कोई शिक फिल नहीं होती तो वो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पर पता नहीं शायद अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से ना तो निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई जाता है कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया। या फिर मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बात बताना चाहूँगा, आपने अक्सर देखा होगा माइनर लड़कियाँ शादी कर लेती हैं। माइनर लड़कियाँ शादी करती हैं, कोर्ट्स के अंदर केसेस आते हैं। एक केस था उसके अंदर लड़की की उम्र 11 साल थी। अच्छा, तो 11 साल की लड़की ने शादी की हुई थी और जो उसका वालिद था वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को वापस अपने पास लेकर आऊँ, क्योंकि वो उस शादी से रजामंद नहीं था। जिसने शादी की उसने ऑब्वियसली प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज ज़िंदगी के अंदर उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बना दी, जिसकी वजह से वालिद जो है वो चाह रहा था कि वापस आ जाए बेटी। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि जब कोर्ट से रिजू किया गया तो उन्होंने कहा क्या जो लड़की है वो ऑब्वियसली यहाँ पर बालिग का जो सिनेरियो है वो 18 इयर्स, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया कि 18 साल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो लड़की की उम्र जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज। लेकिन यहाँ पर लड़की के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वगैरह को देखा जाता है कि वो बालिग हुई कि नहीं, उस तरह से जो शरी मामलात हैं उनको भी देखा जाता है। अब वहाँ से काफ़ी लोग बेनिफिट उठाते हैं लॉ के हिसाब से भी। अब कन्फ्यूजन जब जहाँ पर क्रिएट हो जाए वहाँ पर ऑब्वियसली लूप होल्स पैदा होते हैं। लूप होल्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लड़की बालिगी नहीं है वो लड़की कहाँ पढ़ पाएगी इस निकाहनामे को? अगर वो पढ़ भी पाएगी तो वो बेचारी क्या डिसीजन लेगी? अगर आप इस निकाहनामे को देखें तो इसकी अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मैडम ने जो भी डिस्कशन में लेके आए थे 21, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप दुल्हा जो है उसका स्टेटस, यानी उसका पहले उससे शादी है या नहीं है, रंडवा है या तलाक याफ्ता है। यहाँ पर 90% आप केसेस देखेंगे लोग जो दूसरी शादी करते हैं वो मेंशन ही नहीं करते। हालांकि यहाँ पर फौजदारी कार्रवाई बनती है जब झूठ बोल रहा है एक बंदा। यहाँ पर निकाहनामे में ये फॉर्म है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये दो लोगों के दरमियान, ये दो लोगों के हकूक जो है उनको पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर मेंशन ही नहीं कर रहे कि हमारा स्टेटस क्या है, प्रीवियस स्टेटस क्या है। वो अपने बच्चों को, यहाँ तक बच्चों को मेंशन करने की बात है। आया दुल्हा के यहाँ पहले से बीवी या बीवियाँ मौजूद हैं। अगर दूल्हा रंडवा या तलाक याफ्ता है तो नाम बताएं, उसके बच्चों की तादाद और नाम। अब ये देखें यहाँ पर जितने सेकंड मैरिज करते हैं लोग, ना तो वो ये इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि इसे फिल करने, और ना ही निकाह रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो इतनी तकलीफ करते हैं कि इसको थोड़ा सा फोकस करके इसको फिल किया जाए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी मेंशन करनी ज़रूरी है। क्यों हमारे यहाँ ये रवैया एक डेवलप कर चुका है? अगर पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे तो जो निकाह हैं या रजिस्ट्रार है वो भी कोशिश नहीं करता कि दोनों फरीकैन को बिठा के पढ़ा दिया जाए या कुछ शिक्के बता दी जाए। ये क्यों ट्रेंड बन चुका है? मैं ये समझती हूँ कि ये सब का सब जो है हम एक मजहबी तौर पर भी
और सोशली भी एक अजीब सी ढिटाई का रवैया हमारे अंदर आ चुका है। ये लफ्ज़ थोड़ा सख्त है लेकिन मुझे बोलना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लड़कियों का जो, और ख़ास तौर पर मैं समझती हूँ कि औरत का जो इस्तेहसाल होता है वो इस निकाह नामे से शुरू होता है। क्यों? ये बुनियाद है, ये आगाज़ है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर करूँगी, सही बुखारी शरीफ में हज़रत खंसा बिनते ख़ज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या दर्ज है, वो भी लड़कियाँ पढ़ लें, कि जिसमें उनके बाप ने जबरी कर दी थी और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और आपने उस निकाह को तनसीख फरमाई, उसको रद्द फरमाया कि इन तमाम शिकों के अंदर अगर ऐसी बातें लिख दी गई हैं और आपको नहीं बताया गया, और जो झूठ का रवैया, धोखाधड़ी का रवैया अपनाया गया, पहले से शादीशुदा है, बीवी बच्चे हैं। मैंने तो ऐसे मुफ्तियों को देखा कि जिनके 5-5 बच्चे हैं और उन्होंने अपने आप को कंवारा लिखा हुआ है और दूसरी शादी करने चले हैं। तो ये इस्लाम के साथ और इस सोसाइटी के साथ और आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी के जो है मुतरादिफ और धोखाधड़ी है। और धोखाधड़ी की सजा जैसे बताया कि फौजदारी मुकदमा उस पर होगा, और उसके अलावा मैं समझती हूँ झूठ के ऊपर जिस रिश्ते की बुनियाद कायम की जाए उसमें कभी बरकत नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये हम सिर्फ बातों की हद तक कर सकते हैं। वो चाहे हम कहें कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम किया जा रहा है, वो फिर हम चाहे कहें कि आपने ये कागज़ का टुकड़ा डिटेल में पढ़ाना है। बहुत ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या है, जो राइट है एक लड़की का वो उस तक पहुंचाना चाहिए, चीज़ें उसको बतानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में वो अपने आप को सिक्योर भी फील करे, अपने हक के लिए आवाज़ भी बुलंद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नूरीद साहब आपका, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर का मौसम खुशगवार है और लाहौरिये तो वैसे ही ऐसे मौसम के दिल दादा होते हैं, प्लान करना शुरू कर देते हैं। अब बाहर जिन्होंने नहीं जाना वो घर में पकवान बनाने ना स्पेशल फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि आज शाम की चाय के साथ ये होना चाहिए, खाने में पराठे होने चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, जैसे ही सुबह बारिश हो रही होती थी तो स्पेशल नाश्तों की फरमाइशें शुरू हो जाती थी। तो ये तो लाहौरियों का खासा होता है कि मौसम के हिसाब से प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आज पूरा दिन क्या खाना है, किस तरह मौसम को इंजॉय करना है। एक बार फिर से मौसम की सूरत हाल हम जानेंगे। सादिया खान बाहर मौजूद है। सादिया, बताइएगा मौसम इस वक्त शहर का कैसा है? बारिश हो रही है? अगर नहीं हो रही तो प्रेडिक्शंस क्या की जा रही हैं? मौसम लाहौरिये कैसे एंजॉय करते हैं? जी अना, बिल्कुल जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ हुआ, खासकर लाहौरिये जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो बारिश बरसे और लाहौर की फ़ज़ा साफ़ हो, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अहम इशू शहरियों को फेस करना पड़ा वो स्मोक का करना पड़ा। और इस दफ़ा जो है मौसम सरमा का जो खुश्क स्पेल है वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ वायरल इन्फेक्शन फैले, उसके साथ साथ सेहत पर काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात हमारे मुरतब हो रहे थे। लेकिन इस बारिश ने जहाँ पर फूल पौधे साफ़ किए हैं, वहीं जो लाहौरिये हैं खासकर उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। तो डेफिनेटली ये मौसम जो है, खासकर मौसम सरमा की पहली बारिश ने काफ़ी ज़्यादा खुशगवार असरात मुरतब की हैं। आज तो मतला खुश्क है, हवा चल रही है और बादल जो है वो मूविंग पोजीशन में है। कहीं कहीं सूरज जो है अपनी आंखें दिखाने की कोशिश करता है लेकिन फिर बादलों की ओट में छुप जाता है। तो लाहौर के वासियों के लिए आइंदा 24 घंटों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश होगी। शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है आज फिर पंजाब का रुख करेगा, जिससे अच्छी बारिश हो सकती है। और बारिश की वजह से ना सिर्फ अच्छा सादिया, ये कहिएगा सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा? बारिश के साथ क्या ठंड की शिद्दत देखी जाएगी? हवाएं भी तेज चलेंगी? अच्छा ना, जो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा था कि ज़ाहिर सी बात है इस बारिश के अच्छे असरात तो यही हैं कि हमने ये देखा कि दिसंबर में भी उस तरह से सर्दी नहीं पड़ी है। तो इस बारिश के बाद जैसे ही फ़ज़ा साफ़ होगी और आपका आबोहवा ठीक होगी तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो मौसम पर पड़ेंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। कल हमने देखा है कि लाहौर का पारा काफ़ी ज़्यादा कम रहा, खासकर रात के औकात में भी सर्दी जो थी उसकी शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन बारिशों की वजह से सबसे ज़्यादा मसला जो है वो खासकर आने वाले दिनों में 15 जनवरी तक जो हो सकता है वो हो सकता है धुंध का। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, फ़ज़ा में नमी का इजाफा होगा तो खासकर लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो रात के औकात में धुंध की लपेट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से खासकर सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल इसकी बात करते हैं तो ये बारिशें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ज़राअत के हवाले से, फ़ज़ा के लिहाज से और शहरियों की सेहत के लिहाज से बारिशों का होना ज़रूरी था। और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन जो थे वाकई
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सादिया खान, बहुत शुक्रिया। और स्मॉग की वजह से तो कितने परेशान थे, बारिश हो जाने से स्मॉग भी छट गई है। अलबत्ता ये बाहर के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, क्या खूबसूरत मंजर है, हर तरफ ही आपको जो है वो मौसम खुशगवार नजर आ रहा है और ऐसे फील हो रहा है जैसे धुंध भी है। तो इस मौसम में जी आप खूबसूरत सी प्लानिंग कर सकते हैं, अपनों के साथ वक्त कर सकते हैं, मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर जाने का प्लान करें, मूवी वगैरह देखने का प्लान करें, तो उनको मैं बता देती हूँ जी, तो जो लोग एक्शन मूवी पसंद करते हैं वो तो ज़रूर ये मूवी देखने के लिए जाएं। हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि जी बाहर सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम आप लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि क्या बनाया जाए आज घर में, तो किस सब्जी का क्या रेट है। फरीहा की तरफ मैं चलूँगी। जी फरीहा। गरीब आदमी को जो है महंगाई से छुटकारा ना मिल सका, जहां मुल्क में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहीं पे सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने को नजर आ रहा है। एक तरफ मटन और बीफ और चिकन जो है वो मजदूर तबके की पहुंच से दूर हुआ, वहीं दूसरी जानब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने को नजर आ रहा है, जिससे शहरी जो है वो शदीद परेशान है। मार्केट कमेटी की जानब से रोजाना की बुनियाद पर सरकारी निर्खनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन बाजार इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मार्केट में जो है कीमतें सरकारी निर्खनामों के से काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त मेरे पास कुछ रेट मौजूद है, इससे मैं आपको आगाह करूं तो जो प्याज की कीमत है सरकार की जानिब से 32 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो प्याज है 45 से 46 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी रेट 38 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में टमाटर 45 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी जो है उसकी सरकारी जो कीमत है वो 195, लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन देसी है वो 250 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना सरकारी रेट 305, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 360 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च जो है सरकार की जानिब से 119 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है ये 160 से 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो आलू की जो कीमत है वो सरकार की जानिब से 37 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो आलू है वो 45 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी सरकारी रेट 37 रुपये, ओपन मार्केट में 42 से 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त है। बैंगन सरकारी रेट 42 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी सरकारी रेट 32 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो है 40 से 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मूंगरे सरकारी रेट 93 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 110 से 115 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। साग सरकारी रेट 32 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो है साग 40 से 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शलजम सरकारी रेट जो है वो 27 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो शलजम है वो 35 से 36 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है, और यहाँ पे जो सब्ज़ी की क्वालिटी है वो भी कुछ खास नहीं है। तो शहरियों का इस टाइम यही है कि हम कीमतों पर समझौता करें कि मेयार पे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर तक। जी थैंक यू सो मच फरीहा, हमारे साथ मौजूद थी। अब सब्जियां महंगी है तो क्या किया जाए, आपने घर में कुछ तो बनाना ही है, महंगी सब्जियां खरीदने पर लोग मजबूर हैं। खैर हमें अब जाना है क्लोजिंग की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।